नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम आपको बताते हैं आपके अधिकार, आपके कर्तव्य और कानून से जुड़ी जरूरी जानकारियां। समाज में हर दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां सही कानूनी जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कानून को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना, ताकि आप जागरूक बने और सही निर्णय ले सकें। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे सड़क दुर्घटना, मोटर व्हीकल एक्ट और कानूनी समाधान की। आज के हमारे कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट तरुण गुप्ता। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट है, सड़क दुर्घटना है और किस तरह के कानूनी समाधान इस एक्ट के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो मोटर व्हीकल अधिनियम है वो 1988 में आया था और उसके बाद भी कई संशोधन हुए हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 में संशोधन हुआ है, जिसमें पहले जब हम देखते थे कि इतने कानून तो है लेकिन इतना जटिल नहीं था, इतना गंभीर नहीं था। लेकिन अब देखते हैं कि 2019 के बाद उन्होंने और गंभीर बना दिया है। जो दंड के प्रावधान हैं और गंभीर बनते जा रहे हैं। अब जैसे कि देखिए, पहले जुवेनाइल का, अब जुवेनाइल का नहीं था, अब देखिए जुवेनाइल अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसमें जो है 25,000 का जुर्माना लगा दिया है, 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी अभिभावकों को। तो क्योंकि अभिभावकों को इसलिए मिलेगी क्योंकि मेन चीज़ क्या है, क्योंकि विसेरियस लाइबिलिटी है, कंसेंट और कंट्रोल। क्योंकि बच्चे का जो कंट्रोल है और जो कंसेंट है वो सारा उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके गार्जियंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप देखें सेक्शन 3 में अब उन्होंने डाल दिया है कि बिना हेलमेट का, अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उसके आपको जो है 1,000 रुपये का प्रावधान रखा हुआ है जुर्माने का। आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है सेक्शन 39 में तो उसका प्रावधान है। अगर आपके पास आरसी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 5,000 के जुर्माने हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जुर्माना जो है बढ़ाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, कानून परिस्थितियों के आधार पे बनाए जाते हैं। जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बने, आपके सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट बने, तो परिस्थितियों के आधार पे बनाए गए। तो ऐसी मोटर व्हीकल अधिनियम भी, पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उसके हिसाब से जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती गई। तो जैसे आप देखेंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइव 185, आप जो है लापरवाही से वाहन चलाएंगे 184। तो कई ऐसे मुख्य प्रावधान हैं जिसमें जो है काफ़ी दंड के जो है उसमें बढ़ाए गए हैं जी, मात्रा बढ़ाई गई है। हमने अपने इस कार्यक्रम में हिट एंड रन पर हम बात भी करेंगे और करने भी जा रहे हैं कि हिट एंड रन क्या है, किस तरह से हम आम दर्शकों को इसके बारे में समझाएं और जागरूक करें हिट एंड रन के मामले को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो कानून की जटिल बातें हैं, इस मुख्य जो अधिनियम है हमारा ये मोटर व्हीकल अधिनियम, हम इसकी जटिल बातों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें अपने दर्शकों को। जैसे कि आपने कहा हिट एंड रन मामला, तो नाम से ही इसका स्पष्ट हो रहा है कि हिट एंड रन, आपने हिट किया और भाग गए। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को घायल करके, सड़क दुर्घटना में घायल करके, वहाँ से पुलिस को सूचना दिए बिना और उसको अस्पताल पहुँचाए बिना फरार हो जाता है, तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। जी, ये जो हिट एंड रन मामला है, या हम कह सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में किसी भी तरह से मौके से भागना, सड़क दुर्घटना हो गई है और वहाँ पर कोई अन्य जो पार्टी है, अन्य जो व्यक्ति है, वो वहाँ से मौके से भाग जाता है, तो कानूनन दृष्टि से, कानून की दृष्टि में से ये कितना गंभीर मामला है और इसके लिए क्या दंड प्रावधान है? नहीं, हम देखते हैं कि आजकल दुर्घटनाएं जो हैं एक काफ़ी गंभीर विषय बन चुका है। जैसे हम समाचार पत्रों में देखते हैं, आजकल जैसे मीडिया में देख रहे हैं, तो रोज़ कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो उसके लिए हमें भी अवेयर होना ज़रूरी है, और हम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अवेयर होना आवश्यक है। अब जैसे आपने कहा कि हिट एंड रन मामले में, तो जो हमारा हिट एंड रन मामला है उसमें जैसे आप धारा 134 देखेंगे एमवी एक्ट का, तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है, जो सड़क दुर्घटना कर रहा है, उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना बहुत आवश्यक है, पुलिस को सूचना देना बहुत आवश्यक है, अपनी पहचान बताना बहुत आवश्यक है,
और उस चालक के साथ साथ उसका जो मालिक है उसकी भी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है जितनी उतनी लाइबिलिटी बन रही है उसकी, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मैटर बन जाता है। जी। और हमारा जो अब भारतीय न्याय संहिता आई है 2023 की, उसमें भी हालांकि एक प्रावधान डाल दिया गया है बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स के लिए, धारा 106 के अंदर 106 क्लॉज 1 में, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कोई दुर्घटना करता है, सड़क दुर्घटना में शामिल है और फरार हो जाता है पुलिस को सूचना दिए बिना, तो उसके ऊपर 10 साल की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। जी। हिट एंड रन का मामला है जैसे, और इसमें अगर पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की अगर हम बात करें तो इसकी क्या प्रक्रिया और कितना इसमें मुआवजा किस दृष्टि से इनको प्रदान किया जाता है? बिल्कुल, आप अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है सड़क दुर्घटना के मामलों में, अब जैसे सड़क दुर्घटना होगी तो उसमें दो ही तरीके हैं, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी और या कोई व्यक्ति घायल हुआ होगा। तो उसमें क्या है कि हम कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जो भी पीड़ित पक्षकार है, वो थाने जा सकता है, अपने संबंधित थाने जा करके एफआईआर दर्ज करा सकता है, और पुलिस उसके ऊपर छानबीन करने के बाद जो अन्वेषण करेगी, अन्वेषण की कार्रवाई के बाद आप जो है डायरेक्ट, एक तो क्रिमिनल केस बन जाता है और दूसरा होता है कि आप मोटर व्हीकल जो इनका क्लेम ट्रिब्यूनल है, एमएसटी जिसे कहा जाता है, आप उसमें भी जाकर के एक एप्लीकेशन दे करके धारा 166 एमवी एक्ट के अंदर आप जो है अपना मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। जी। आजकल आए दिन हम देखते हैं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लोग वाहन चलाते हैं, और कभी कभी ये मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है क्योंकि कोई आपके पास कानूनन किसी प्रकार का दस्तावेज़ नहीं है, आपके पास कोई कागज़ नहीं है, और आप इस तरह से गाड़ी को, वाहन को चलाते हैं, चाहे हम लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें या मोटरसाइकिल विद गियर की बात करें या नॉन गियर व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे में जो बिना डीएल के गाड़ी को चलाते हैं तो उनके लिए किस तरह के कानूनन प्रावधान एमवी एक्ट में दिए हुए हैं, इस पर आप हमें बताएं। जैसे कि आप देखें धारा 129 एमवी एक्ट की, उसमें आपको स्पष्ट बताया हुआ है कि अगर आप बिना हेलमेट के या धारा 3 के अंदर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो है आपको दंड के प्रावधान बताए गए हैं। तो उसके लिए आपको जो है सेक्शन आप देखेंगे 194D, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाएंगे तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। जी। और ऐसे में जो लाइसेंस की निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, क्या उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है? हाँ, लाइसेंस बिल्कुल निरस्त किया जा सकता है जी। गाड़ी सीज भी हो जाती है जी। फिर आप जो है थाने से, संबंधित थाने का जो न्यायालय होगा वहाँ से जाकर आप उसको जो है रिलीज़ भी करा सकते हैं। जी। तो ऐसे में ये अत्यंत गंभीर एक अपराध भी है, और इस तरह से किसी भी तरह की लापरवाही, हम भी चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो दर्शक है वो जागरूक बने। ओवर स्पीडिंग की अगर हम बात करें, ऐसे में जो तीव्र गति में गाड़ी को चलाते हैं, और आजकल हम देखते हैं कि डिजिटली बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है, ऐसे में जो ई चालान है वो भी घर पर आ जाता है, और संबंधित जो वाहन गवर्नमेंट का पोर्टल है उससे चालान आ जाता है, और चालान से जिस तरह से हमने बताया कि जो अलग अलग जुर्माने हैं उनको भरने के लिए कहा भी जाता है। तो ऐसे में जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए कानूनन क्या प्रावधान है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए ताकि वो समाज में किसी भी प्रकार की असुरक्षा को न करें? हालांकि पहले जो था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जी। आजकल जो है डिजिटल युग है, तो पुलिस भी जो है डिजिटली एडवांस हो चुकी है। पहले तो साक्ष्यों के आधार पर जो है डिसीजन दिए जाते थे न्यायालयों में, आजकल डिजिटल युग है, सीसीटीवी का भी आधार है, आप सीसीटीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लापरवाही से वाहन चलाया जा रहा था, नहीं चलाया जा रहा था, ड्रिंक ड्राइव में वाहन चलाया जा रहा था, नहीं चलाया जा रहा था। तो आजकल डिजिटल युग है जी। तो आजकल जो है आपके ऑनलाइन चालान भी आपके घर पे आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं, हमें लगता है कि ऑनलाइन चालान घर पे आ रहा है, हमारे साथ हम एक पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह अवेयरनेस भी है लोगों के लिए, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप एक बार गलती करेंगे, अगली बार गलती नहीं होगी। जी। जो नाबालिग हैं, उनकी अभी उम्र नहीं हुई है कि किसी प्रकार के वाहन को वो चलाएं, तो ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी, जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि जो एमवी एक्ट है उसमें विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, तो नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर अभिभावकों के लिए
सजा का क्या प्रावधान है और किस तरह से हम अभिभावकों को जागरूक भी करें ताकि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अभिभावकों को, मैं उनसे, दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को 25 ईयर्स से पहले कोई गाड़ी नहीं देनी चाहिए। उससे पहले डीएल का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए, जी। क्योंकि 25 की जो एज होती है उसमें एक मेच्योरिटी बच्चों को आती है। और उससे पहले हम देखते हैं कि आजकल 25 साल से पहले जो है काफ़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जी। तो उससे बच्चे तो चले जाते हैं और पेरेंट्स पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब जैसे एमवी एक्ट के अंदर भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं, धारा 194 डी के अंदर, कि अगर कोई नाबालिग को वाहन दिया जाता है जी। और अगर नाबालिग कोई सड़क दुर्घटना में शामिल है तो उसको 25,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अभिभावकों पे, और 3 साल की अभिभावकों को जेल भी हो सकती है। जी। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी और जागरूकता कि अभिभावक जागरूक होंगे तभी वो कहीं ना कहीं हम सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। नाबालिगों की जो जिस तरह से बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं केसेस, काफ़ी गंभीर मामले भी बन जाते हैं, उन्हें भी रोका जा सकता है। शराब पीकर वाहन चलाना, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले आए दिन हम देखते हैं और जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अलग अलग समाचार पोर्टल्स के माध्यम से सुनते हैं, तो ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव में जो कानूनी प्रावधान है इसको हम बेहतर तरीके से आपसे समझना चाहेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जी। हम देखते हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं जो है कोई व्यक्ति ड्रिंक करके जो है ड्राइविंग कर रहा है और रोज़ पकड़े भी जाते हैं और जुर्माने भी लगाए जाते हैं। तो इसका ये है कि आप एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एक अवेयरनेस कैंपिंग की जाए। हमारी जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी एक अवेयरनेस करें। आप मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी एक अवेयर करें लोगों को। और जो हमारे लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी हम ये चाहेंगे कि न्यायालय के अंदर उनको अवेयर किया जाए कि कल की डेट में वो भी, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव से वो भी एक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जी। और अगर कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ में 6 महीने की जेल भी है। और अगर सब्सिक्वेंटली दोबारा वो पकड़ा जाता है ऐसे अपराध में तो 2 साल की उसे जेल हो सकती है। जी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हम देखते हैं कि अब विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलते हैं। जिस तरीके से आपने बताया, यातायात पुलिस के माध्यम से समय समय पर चलाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह और महीना, इसके भी प्रावधान किए। परिवहन विभाग द्वारा भी अनेक जो स्कीम्स हैं, अनेक जो जागरूकता कार्यक्रम हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद जो करता है, उस व्यक्ति को कानूनन किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? हमारे एमवी एक्ट के अंदर ऐसे कई कानून हैं जो, जिसको आप नेकी कानून भी कहते हैं या सैनिटेरियन लॉ कहा जाता है, जिसमें जो नेकी कर रहा है, जो घायल व्यक्ति की मदद कर रहा है, उसको भी पुलिस जो है संरक्षण देती है और उसकी पहचान को भी गुप्त रखती है। तो हमें इस तरीके के अवेयरनेस कैंप्स को जो है रोज लगाना चाहिए जिससे लोग जो हैं इससे जागरूक हो सकें। जी। हेलमेट और सीट बेल्ट, दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है और रोज़ इसमें हम सफ़र करते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो ऐसे में हेलमेट कितना महत्वपूर्ण है? सीट बेल्ट अगर न लगाई हो तो उसके लिए क्या दंड प्रावधान है? जी। अगर आप बिना हेलमेट के आप ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो उसका जो है स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है हमारे मोटर व्हीकल अधिनियम में कि आपके ऊपर जो है 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उसमें भी आपके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी। मोटर वाहन बीमा की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है चालकों को? देखिए, आपको पता है कि धारा 146 के अंदर, एमवी एक्ट की जो धारा 146 है, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है। जी। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कराना अनिवार्य है ही। और साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है तो आप जो है उससे एमएससीटी ट्रिब्यूनल में जा कर के उसके लिए आप क्लेम की एप्लीकेशन भी धारा 166 में फाइल कर सकते हैं। जी। सड़क दुर्घटना में जो एफआईआर को करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? सड़क दुर्घटना की प्रक्रिया ये है कि आप विद इन 24 आवर्स आप जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं संबंधित थाने में। और अगर आप जो है
किसी कारणवश जो है, जैसे सपोज करिए किसी की मृत्यु हो जाती है और उसमें आप जो है 6 महीने तक अगर एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते हैं, तो आप जो है न्यायालय में जाकर के लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपको इसका भी प्रावधान दिया गया है कि आप जो है इसके लिए एक कारण स्पष्ट करके आप जो है मुआवजा अपना क्लेम कर सकते हैं। जी, निरंतर हम इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रावधानों की और कानूनन किस तरह के सुरक्षा है, क्या इसमें जुर्माना है, क्या कानूनी प्रावधान है, इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों तक ये एक सरलता के साथ में, सरल भाषा में ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना है। अब हम बात करते हैं कि सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आम नागरिकों को किन कानून का पालन करना चाहिए या किस तरह से वो अपने को जागरूक करें? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप देखिए, हम पुलिस के साथ साथ, कानून के साथ साथ सिटीजन्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी कानून का पालन करें। अगर आपको बोला है कि भाई हेलमेट का आपको लगाना मैंडेटरी है, तो आप हेलमेट लगाएं। आपको बोला है कि आप बिना आरसी के वाहन नहीं चला सकते हैं, तो आपकी आरसी वैलिड होनी चाहिए। आप देखते हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। आपको ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए मना किया गया है, तो आप ड्रिंक ड्राइव से बचें। तो मतलब आप इस तरीके से भी सिटीजन्स की एक ड्यूटी बनती है और खुद भी अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें। जी, और निश्चित रूप से ये पूरा का पूरी जो चीज़ें या जो कार्यक्रम है वो जागरूकता पर ही आधारित है। अगर हम अपने कानून के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो ये घटनाओं से हम अधिक रूप से अधिक तरीके से हम बच भी सकते हैं। सड़क दुर्घटना में जो वाहन चालक होता है और वाहन स्वामी होता है, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से अंतर होता है? काफ़ी रोचक प्रश्न है ये। नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। इसमें कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। चालक जो होता है उसकी एक डायरेक्ट लाइबिलिटी होती है, एक प्रत्यक्ष उसका एक दायित्व बनता है, क्योंकि वो एक चालक है, वाहन चालक वही है, उसी के द्वारा जो है सड़क दुर्घटना कारित की गई है। और जो उसका मालिक होता है वो विसेरियस लाइबिलिटी में रहता है, वो अप्रत्यक्ष दायित्व बनता है उसका। वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है वो। तो उसकी भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, साथ में उसका भी फॉल्ट है। अगर आप लापरवाही से वाहन चला रहे थे तो कंसेंट और कंट्रोल, जो सहमति है और जो नियंत्रण है, वो उसके वाहन मालिक का ही बनता है। आपने किस ड्राइवर को नियुक्त किया है, क्या उसका डीएल है, क्या उस ट्रक का परमिट प्रॉपर है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उस चीज को वो चेक करे और अगर इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें मालिक की भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मानी जाती है। जी, दोनों की जिम्मेदारी बराबर ही है और कहीं ना कहीं जो वाहन स्वामी हो उसकी अधिक हो जाती है कि वो किस व्यक्ति को वाहन दे रहा है चलाने को। जी, क्या बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना ये अपराध की श्रेणी में है, और अगर है तो क्या इसमें दंड प्रावधान है और क्या जुर्माना है? बिल्कुल, धारा 146 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है जी। और अगर आप इसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं 2000 रुपये का आपको दंड अधिरोपित किया जा सकता है जी। और समय आने पर उन्हें कई तरह की कानूनन परेशानी जिस तरीके से उन्हें फेस करने को मिल सकती है कि वो अपने वाहन को कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो कहीं कहीं जो उसका एक हम कहते हैं कि कवरेज है वो नहीं मिलेगा उसको सुरक्षा का। जी, क्या सीसीटीवी फुटेज से सड़क दुर्घटना के मामलों में कानूनी साक्ष्य इसको माना जा सकता है जो सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल, अब तो आपका भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम आया है हमारा 2023 का, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। आप इसे डिजिटली, आप इसको लैब टेस्टिंग के बाद जो है न्यायालय इसे रेलिवेंट मानता है। बिल्कुल जी, दुर्घटना के मामलों में जो आईपीसी है या अब आप कह सकते हैं बीएनएस है और मोटर व्हीकल एक्ट है, ये कब साथ साथ लागू होते हैं? बिल्कुल, मोटर व्हीकल अधिनियम तो बेसिकली वाहन दुर्घटना के लिए है ही जी। जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसी से संबंधित एक वो अधिनियम बनाया गया है। और जो भारतीय न्याय संहिता है हमारी, जो आईपीसी रही थी पहले, इंडियन पिनल कोड, उसमें भी ऐसे कई मामले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धारा 106 के अंतर्गत अगर कोई इस तरीके का कोई दुर्घटना करता है या नेग्लिजेंसी में अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसके जो प्रावधान है वो पीएनएस के अंतर्गत भी दिए गए हैं जी। क्या पीड़ित व्यक्ति, जो कोई पीड़ित है, सड़क दुर्घटना से पीड़ित है, वो सीधा दावा अधिकरण में जा सकता है, वहां अपनी एप्लीकेशन को लगा सकता है? बिल्कुल, 166 एमवी एक्ट के अंदर
आप डायरेक्ट जो है मोटर व्हीकल जो अधिनियम आपका ये ट्रिब्यूनल है, एमएसटी ट्रिब्यूनल है, आप डायरेक्ट जा कर के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जी, एमएसीटी ट्रिब्यूनल के बारे में जरा आप हमें विस्तार से बताएं कि ये क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है। ये मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल है हमारा, जी। जिसमें जो सिर्फ एमएसटी यानी कि जो सड़क दुर्घटना के मामले हैं जिसमें आप मुआवजा क्लेम करते हैं, ये उससे संबंधित एक न्यायालय है, और जिसमें जिला जज की जो रैंक के जो जजेस होते हैं वो उसमें आप उनकी न्यायालयों में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जो अगर मुआवजा मिलता है तो मुआवजा लेने का एक फॉर्मूला है, जिसमें हमारे माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है जी। तो उसमें कई ऐसे कई रूलिंग्स हैं, जैसे सल्ला वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक रूलिंग है, और नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस प्रणय सेठी के कई रूलिंग्स हैं, जिसमें बताया गया है कि आप एक उस मल्टीप्लायर फार्मूले के थ्रू आप अपना मुआवजा ले सकते हैं। जी, क्या दुर्घटना के समय हेलमेट न पहनने से मुआवजा कम हो सकता है? नहीं, आपका तो हेलमेट ना पहनने से मुआवजा कम हो सकता है। जी। हाँ, उसमें नहीं, वो तो एक अपने आप में एक दंड का प्रावधान है। बिल्कुल। जी। और तो अपने आप में एक दंड का प्रावधान है, आप तो खुद ही एक उल्लंघन कर रहे हैं। जी। और जब आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका मुआवजा कैसे कम हो सकता है? जी, हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ये अलग अलग इसकी प्रक्रिया है, चरण अलग अलग है। जिस तरह से लर्निंग लाइसेंस बनता है उसके बाद में परमानेंट लाइसेंस बनता है, तो आपको क्या लगता है कि जो लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है वो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या इस सही समय है व्यक्ति को गाड़ी को सीखना और बेहतर तरीके से जो कानून में रूल्स दिए गए, ट्रैफिक रूल्स दिए गए, उनको जानने का? बिल्कुल, लर्निंग लाइसेंस का मतलब ही यही है कि आप उसे अभी सीख रहे हैं। जी। और लर्निंग लाइसेंस में आप गाड़ी को चलाना सीखें, जो समय आपको मिलता है परमानेंट लाइसेंस बनने से पहले, उसमें आपको गाड़ी को बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएं उसके लिए, और तभी आपको जो है परमानेंट लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। और तरुण जी, मुझे तो लगता है ये खास समय की अवधि है एक प्रकार से, जिसमें हम कानूनन हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, कर्तव्य को जान सकते हैं, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें किस तरह के दंड प्रावधान हैं, हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो किस तरह से हम पनिशमेंट हमें मिल सकती है, तो वो चीज़ें हम आराम से समझ सकते हैं और तब हमें परमानेंट लाइसेंस मिल सकता है। वाहन मालिक की अनुमति के बिना अगर कोई वाहन को चलाता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी और किस तरह का कानूनन प्रावधान इसमें है? जी। अगर कोई व्यक्ति वाहन चालक की अनुमति के बिना वाहन चलाता है जी। तो उसमें देखा जाएगा कि उसकी अनुमति थी या नहीं थी। पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी। और आपके यहाँ से अगर बिना अनुमति के कोई वाहन लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई ना कोई दायित्व बन रहा है उसमें। जी, हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल किया और बातें भी देखी कि जिसमें हमने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले को भी लिया, ओवर स्पीडिंग के मामले को लिया। आपकी दृष्टि में ये जितनी भी मामले हैं या जो ये एमवी एक्ट है इसमें सज़ा का अलग अलग प्रावधान किया गया है, तो अत्यंत गंभीर मामला आप अपनी श्रेणी में किसे मानते हैं? हालांकि सभी गंभीर हैं। हालांकि देखा जाए तो सभी गंभीर हैं जी। लेकिन जैसे आप देखें कि जो जुवेनाइल के मैटर्स हैं, मैं मानता हूं कि वो ज़्यादा अत्यंत गंभीर हैं, और साथ में जो ड्रिंक ड्राइव के मामले हैं वो भी एक गंभीर श्रेणी में ही आते हैं। वैसे तो देखा जाए छोटे छोटे मामले भी आपके गंभीर ही हैं जी। आप बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हैं, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी आरसी नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये सभी एक अत्यंत ही हैं जी। लेकिन जो जुवेनाइल के मैटर्स हैं वो ज़्यादा अत्यंत गंभीर मामले माने जा सकते हैं। अंत में हम आपसे सुझाव जानना चाहेंगे कि इतना गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हमने बातचीत की, आपकी दृष्टि में सड़क सुरक्षा के लिए दुर्घटना से बच सकें और कानूनन हम जागरूक हो सकें, आपके क्या सुझाव हैं? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है जी। हमें भी और दर्शकों को भी हमारे, और सबसे पहले अभिभावकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। और अगर कोई आपके सामने सड़क पर कोई इस तरीके से कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे घायल व्यक्ति को ज़रूर आप अस्पताल ज़रूर टाइम पे पहुंचाएं, क्योंकि एक गोल्डन आवर का भी एक टाइम पीरियड रहता है जी। जिसमें आपको टाइम पर अगर आप पेशेंट को ले जाते हैं तो उसकी जान भी बच सकती है। निश्चित रूप से, और एक दूसरे की जब हम मदद करें, अपने कानूनन जो प्रावधान है उन्हें हम समझें और जिम्मेदारी के साथ में वाहन चलाएं, तो हम इस तरह से
कई सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। तरुण जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सुंदर तरीके से हमें जानकारी प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जागरूक नागरिक बने, अपने अधिकार जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।